नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की प्रमुख स्थल आकृतियों के बारे में। पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है। पृथ्वी के ऊपर स्थल रूपों में पर्वत, पठार व मैदान प्रमुख हैं। स्थल रूपों में पर्वत, पठार व मैदानों में प्रकार तथा मानव के लिए उनका क्या महत्व है? स्थल रूपों का मानव जीवन तथा क्रियाकलापों पर क्या असर पड़ता है? किस प्रकार से मानव क्रियाकलाप व जीवन स्थल रूपों के अनुसार बदल जाता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल। तो इसी स्थल मंडल की जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, जिनमें से पर्वत, पठार और मैदान होता है। इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी की जो स्थल आकृति है इतने ही भागों में विभाजित होती है, यानी कि पर्वत, पठार और मैदान और इसके अन्य सहायक तत्व जैसे कि पहाड़ी है, झील है, स्थलीय तट है, प्रायद्वीप है, वितरिका है, डेल्टा है, ये नदियों के द्वारा बनाया जाता है, जल संधि है। पृथ्वी के जो स्थल मंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के निर्माण के लिए जो है निर्भर करती हैं पृथ्वी में होने वाली गतियाँ, जो कि पृथ्वी में होने वाली गति हैं आंतरिक गति और बाह्य गति। आंतरिक गति के द्वारा पृथ्वी की सतह जो है किसी जगह पर ऊपर की ओर उठ जाती है और किसी जगह नीचे की ओर धंस जाती है। इसी प्रकार से जो बाहरी क्रिया होती है, इसके द्वारा पृथ्वी की सतह की बनने एवं टूटने की क्रिया बाहरी क्रिया के द्वारा होता है। बाहरी क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है, अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन क्या है? किसी एक जगह से कंकड़, पत्थर, मिट्टी या बालू, हवा, पानी आदि के माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाके जो है विस्थापित की जाती है। तो जिस जगह से बालू यानी कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अगर इस जगह से जो है ये रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी बह के किसी दूसरी जगह जा रहा है, बह के यानी कि पानी के माध्यम से बह के या वायु के माध्यम से उड़ के किसी दूसरी जगह पे जा रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है, तो जहाँ पे जमा होगा उसे कहते हैं निक्षेपण, और जहाँ से बह के जा रहा है वो कहलाता है अपर्दन। अपर्दन की जो है सबसे ज़्यादा क्रिया हमारे मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना ज़िले में होता है। तो जिस जगह से अपर्दन की क्रिया होती है वहाँ की सतह नीचे की ओर धंस जाती है, और निक्षेपण जहाँ पे होता है यानी कि जहाँ से कंकड़, पत्थर, मिट्टी बह के जमा होता है, उस जगह में जो है पृथ्वी की सतह में उभार आ जाता है। अब हम समझते हैं हमारी पृथ्वी की जो स्थल आकृति है उसके मुख्य घटक हैं पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पर्वत जो है मुख्यतः तीन प्रकार से बनते हैं। एक है आंतरिक गति के द्वारा पृथ्वी की चट्टानें या उसकी जो सेल हैं ये एक दूसरे से कंप्रेस होती हैं। फिर इसके अलावा पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह है, इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब ये एक दूसरे से टूटती हैं तो ये ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होती हैं। तो इसमें भी जो है पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और एक और पर्वत होता है जो कि ज्वालामुखी के माध्यम से बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वलित पर्वत यानी कि नवीन वलित पर्वतों को, कि नवीन वलित पर्वत किस प्रकार से बनते हैं। इस चित्र में तीन आकृतियां दी गई हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है वलित पर्वत की निर्माण की प्रक्रिया समझाई गई है। आप पहली आकृति में देख सकते हैं कि महासागरीय भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल में वलित पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये आप इसको देख के क्लियर कर सकते हैं। वलित पर्वतों की जो आकृति है पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे कि हिमालय है। अब जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और इस स्थल मंडल में जिस जगह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचाई होती है उसे हम पहाड़ी कहते हैं, और यदि ये ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। हिमालय जो है ये है 8,848 मीटर तक इसका जो है सर्वोच्च शिखर। तो ये मान लो कि पृथ्वी की सतह है, ये सतह लगभग प्लेन है। हम दूर से देखते हैं पृथ्वी को अंतरिक्ष से तो हमें पृथ्वी जो है गोल दिखती है, इसकी ऊपरी सतह एकदम प्लेन दिखती है। लेकिन जब हम इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो पृथ्वी की सतह जो है कहीं पर ऐसा उठी होती है इस प्रकार से ऐसा, और कहीं पर ऐसा प्लेन भी होती है। तो जो ये उठा हुआ क्षेत्र होता है ये कहलाते हैं पर्वत और पहाड़ी। यदि ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इसकी ऊंचाई
600 मीटर से अधिक होती है तो ये पर्वत कहलाते हैं, और यदि अगर 600 मीटर से कम है तो इन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। जब ये पर्वत किसी एक रेखी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि बहुत सारे पर्वत एक रेखी क्रम में जमे हुए होते हैं, उन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जिस प्रकार से इसमें हम देखते हैं, हमारा जो हिमालय है इसमें बहुत सारे पर्वत एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हैं, जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि ये पर्वत ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये जो है एक सीधे क्रम में स्थित है। तो इस प्रकार से सीधी क्रम में व्यवस्थित पर्वत जब होते हैं तो उन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इन पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है, कुछ 100 मीटर से लेके अधिकतम 8,848 मीटर तक की जो है विश्व में पर्वतों की ऊंचाई है, जो कि हमारा हिमालय है। तो इन पर्वतों की अधिक ऊंचाई होने के कारण जब हम धरती से ऊपर की ओर 165 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई ऊपर चलने पर तापमान में जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती जाती है। तो जब पृथ्वी से हम कुछ लगभग 1000 मीटर तक ऊपर चलते हैं तो एक ऐसा समय आता है जिसमें कि जो है पानी का जो तापमान है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री हो जाता है, और 0 डिग्री के तापमान होने पर पानी बर्फ़ के रूप में जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इन पर्वतों के शिखर पर जमता है। बहुत अधिक मात्रा जो है पानी बर्फ़ के रूप में यहाँ जमा हो जाती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बर्फ इस प्रकार से जमती है। यही जो है पानी बर्फ़ के रूप में जमा होने के कारण ये जो दो पर्वतों के बीच में ये लगभग ये जो गर्त है, यानी कि ये जो गड्ढा है, खाई है, इसमें यहाँ से पर्वतों में जो है अधिक मात्रा में बर्फ़ जमा होने के कारण ये घिसलता है और यहाँ पे आता है। तो यहाँ जो है पूरे साल भर बर्फ़ के रूप में जमी नदियाँ होती हैं, जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। इन्हीं हिमानियों के कारण पीने योग्य पानी पर्वतों से होते हुए पठार की ओर और पठारों से मैदानों की ओर पानी बहता रहता है और ये समुद्र में जाके मिलता है। और इसका क्रम इस प्रकार से होता है, हम यहाँ देखें कि ये जो है पर्वत है, फिर पर्वतों से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है पठार, फिर पठारों से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है मैदान, और बिल्कुल कम जो है यानी कि समुद्र तल जो है सबसे निचली सतह पर होता है। तो ये है पर्वत, ये है पठार, और ये है मैदान, और ये है महासागर। अब इसको देखने से हमें क्लियर होता है कि देखो सबसे ऊंची स्थान पर होते हैं पर्वत, फिर उनसे नीचे होते हैं पठार, और फिर होते हैं नीचे मैदान, और सबसे नीचे स्तर पर होता है महासागर। तो पर्वतों में जो है, इन पर्वतों में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर कम टेम्परेचर होने के कारण, यानी कि तापमान कम होने के कारण यहाँ पानी बर्फ़ के रूप में जम जाता है, और पानी बर्फ़ के रूप में जमा होने पर जो है सबसे बहुत अधिक मात्रा में होने पर ये जो है हिमस्खलन होता है, यानी कि बर्फ़ पिघलता है, घिसलता है, और कहाँ पे आ जाता है, इन खाइयों में आ जाता है, दो पर्वतों के बीच वाले क्षेत्र में, जहाँ पे हिमानी नदी होती है, यानी कि बर्फ़ से जमी हुई नदियाँ होती हैं। और कुछ भी हो, यदि जैसे यहाँ पे दो पर्वत हैं ये, तो ये ऊंचा क्षेत्र है, भले ये हिमानी है, लेकिन ये तो पठारों से ऊंचा क्षेत्र है। तो यहाँ से पानी जो है धीरे धीरे पिघल के जो है ये नदी के रूप में बहकर पठारों मैदानों से होते हुए नीचे की ओर आता है। अभी हमने समझा कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो पर्वत हैं। अब हम समझते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत जो है मुख्यतः ये है, पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले आप समझते हैं कि वलित पर्वत क्या है। तो वलित पर्वत में क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की दो बहुत बड़े महाभूखंड, जैसे कि एक ये है और एक ये है, जब ये दोनों भूखंड एक दूसरे से टकराते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये ऊपर की ओर ऐसा उठ जाता है। तो ये इन्हें जो है हम वलित पर्वत कहते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा वलित पर्वत है हिमालय। और संसार का सबसे पुराना वलित पर्वत है हमारे भारत में जो स्थित है अरावली पर्वत। ये जो है अपरदन के कारण ये ऊपर से घिस गया है। इसलिए ऊपर से गोल है। अब ये जो वलित पर्वत होता है, ये वलित पर्वतों के शिखर बहुत अधिक ऊंचे होते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा कि अधिक ऊंचाई होने के कारण इनमें जो है टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पानी जो है बर्फ़ के रूप में जम जाता है। इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि ये बादलों तक से ऊपर होते हैं। यानी कि लगभग जो बादल हैं ये 2 किलोमीटर की ऊंचाई में बनते हैं, लेकिन हमारा जो हिमालय है या अन्य पर्वत शिखर जो हैं ये 7,000-8,000 मीटर तक की ऊंचाई में होती हैं, यानी कि 7-8 किलोमीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। इस वलित पर्वत को एक चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। नवीन वलित पर्वत निर्माण प्रक्रिया में आप इन तीनों चित्रों में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की चट्टानें हैं आंतरिक क्रिया के द्वारा इस प्रकार से इनमें उभार उत्पन्न होता है और ये नवीन वलित पर्वत का निर्माण करती हैं। ये नवीन वलित पर्वत जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर उभर आते हैं। वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय। विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है अरावली पर्वत। इसके अलावा कुछ और वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जैसे कि आल्पास, उत्तर अमेरिका में आल्पेशियन पर्वत, रूस में यूराल पर्वत। अब हम समझते हैं भ्रंशोत पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत में क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी चट्टान इस प्रकार से, यानी कि पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा भाग जब टूट के ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, उसे हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रूप से किस प्रकार से टूटता है, जैसे कि ये पर्वत है, ये जो है एक बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा भाग है पृथ्वी की सतह का, ये यहाँ से क्रैक होता है, ये यहाँ से ऐसा क्रैक हो जाता है। तो क्रैक होने के बाद जो है ये वाला हिस्सा थोड़ी ऊपर की ओर हो जाता है इस प्रकार से, और ये वाला हिस्सा थोड़ी नीचे की ओर हो जाता है। तो जो हिस्सा ऊपर की ओर होता है इसे कहते हैं उत्खंड भ्रंश, यानी कि हार्स्ट। और जो सतह नीचे की ओर होती है उसे कहते हैं द्रोणिका भ्रंश, यानी कि ग्रावेन। इसे भी जो है चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। इस चित्र के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। भ्रंशोत पर्वत का सबसे सरल उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत। ये जो वासजेस पर्वत है ये हर्स्ट यानी कि उत्खंड वाला भ्रंश है, और ये जो राइन घाटी है ये धंसा हुआ क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि द्रोणिका भ्रंश। तो ये जो है द्रोणिका भ्रंश है। अब हम समझते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, यानी कि ज्वालामुखी के कारण बनते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा भरा हुआ है और जब ये लावा पृथ्वी की कमज़ोर सतह को फाड़ के बाहर की ओर निकलता है तो ये बहुत बड़ा विस्फोट करता है, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के द्वारा पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के अंदर से बहुत कीमती पदार्थ बाहर की ओर निकलते हैं और ये जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसी प्रक्रिया से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जब पृथ्वी जिस जगह से विस्फोट होती है और पृथ्वी के अंदर का जो लावा बाहर जब निकलता है और उस लावा के कारण जो पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। ये जो पर्वत हैं ये हमें पृथ्वी की सतह में ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो कि समुद्रों के अंदर हैं, यानी कि समुद्र तल के अंदर हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के नज़दीक मनाकी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि हिमालय से भी ऊंचा है। अब ये जितने भी हमने पर्वत पढ़ा ये पर्वत हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इन पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं और सैलानी वगैरह ये इन्हें देखने आते हैं, जिस कारण से हमारे भारत देश की एक्स्ट्रा इनकम होती है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र से हमारे देश को कमाई होती है। और ये जो है वास्तव में बहुत प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हैं। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन कठोर होता है,
क्योंकि यहाँ पे जो है उचित जलवायु फसलों के हिसाब से नहीं मिल पाती है। इस क्षेत्र की खेती सीढ़ीनुमा होती है, इस कारण से यहाँ पे धान, गेहूँ, दालें आदि नहीं उगाई जा सकती। इसके बावजूद भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो कि बाकी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। यहाँ का जीवन कठोर होने के साथ साथ थोड़ी सा प्राकृतिक आपदाओं से भी जो है घिरा हुआ होता है। पर्वतों का जो है कभी कभी स्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है वो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करती रहती है। इसके अलावा पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ पे जो है बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र के खेल प्रचलित हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, स्कीइंग है, रिवर राफ्टिंग है। ये सभी जो है पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। अब हम समझते हैं पठार के बारे में। तो पठार भूमि का वह क्षेत्र है जो कि आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसके एक से अधिक किनारे होते हैं और ये ऊपर सपाट होता है। प्राचीनतम पठारों में से एक है दक्कन का पठार। ये पठार जो है प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरे पड़े होते हैं और इन खनिजों के उत्खनन के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां यहाँ पर स्थापित होती हैं जो कि रोजगार के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पठार लावा से मिलकर बना हुआ है जिसमें लौह तत्व की अधिक होती है और ये खेती के लिए जो है बहुत ही उपजाऊ होता है। बहुत से पठार प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर हैं कि इनकी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए विदेशी पर्यटक खिंचे चले जाते हैं। इन पठारों की सुंदरता जो है हमारी संस्कृति को संजोए हुए है। पठारों में खनिजों की उपलब्धता प्रौद्योगिकी एवं रोजगार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत में दक्कन का पठार सबसे प्राचीन पठार है। इसके अलावा कुछ और पठार हैं, जैसे कि केन्या का पठार, तंजानिया का पठार, युगांडा का, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ये सभी पठार जो हैं खनिजों से बहुत भरपूर मात्रा में भरे हुए होते हैं। पठारों की ऊंचाई अधिक होने के कारण इनसे जो बहने वाली नदियां होती हैं जब मैदानों में गिरती हैं तो पठार जो है कठोर भूमि के बने होते हैं, यानी कि बहुत कठोर चट्टानों से बने हुए होते हैं। तो इनसे जब नदियां बह के मैदानों में गिरती हैं तो पठार की ऊंचाई होने के कारण ये जो है झरने का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटक आते हैं। इस कारण से यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, यहाँ की संस्कृति में विविधता होती है। इसी प्रकार के जलप्रपात मध्य प्रदेश में विभिन्न जगह पर स्थित हैं, जैसे कि जबलपुर है, रीवा है। यानी कि ये रीवा में स्थित जलप्रपात हैं बहुट्टी, चचाई, केवटी, और ये तीनों रीवा में है तो इसको हम लिखेंगे रीवा। इसको अगर थोड़ी सा एक ट्रिक के रूप में शॉर्ट करेंगे तो ये बा, चा और के, तो हो जाएगा बा, च, के और री यानी कि रीवा। इसको याद रखोगे, बच के री यानी रीवा, बहुट्टी, चचाई, केवटी, ये तीनों जलप्रपात कहाँ पर हैं? रीवा में स्थित हैं। इसी तरह से बहुत सारे जलप्रपात जो कि ऊंचाई से नीचे की ओर नदियों का पानी जब गिरता है तो वहाँ पे जो है झरने का यानी कि जलप्रपात का निर्माण हो जाता है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बहुत मनमोहक होते हैं। इन्हें देखने के लिए जो है दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जिस क्षेत्र में इस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता होती है उस क्षेत्र का व्यापारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अन्य कई प्रकार से विकास होता है। अब हम समझते हैं मैदान को। ये समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैदान जो है अधिक समतल होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ से गुजरने वाली नदियों के माध्यम से ये क्षेत्र आबाद होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। मैदानों की अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर तक होती है। कुछ मैदान बहुत अधिक समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तारांकित होते हैं। समतल का मतलब जिस प्रकार से ये सतह दिख रही है एकदम प्लेन है। उर्मिल या तारांकित जो है वो मैदान लगभग इस प्रकार से थोड़ी सा ऊबड़ खाबड़ होते हैं, यानी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो मैदान जो है ये दो प्रकार से होते हैं, एकदम प्लेन और या फिर उर्मिल या तारांकित रूप से।
ये जो है समतल होने के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जब फसलें होती हैं तो यहाँ की जनसंख्या, विविधता, पेड़ पौधे या वन वगैरह इस क्षेत्र में अधिक होते हैं। जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसके द्वारा बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र सिंचित है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा चीन में यांगात्से नदी का मैदान है। इसके अलावा पूरे विश्व में बहुत सारे मैदान हैं, जैसे कि कुछ खास मैदान हैं: प्रेरी, लाओस, सेल्वास, कंपास, पंपास, टुंड्रा वनस्पति, हंगरी, साहेल, वेल्ड, सवाना, पटाना, स्टेपी, बुग्यालमर्ग, कैटखरी, चर्चिसलैंड, डाउन्स। इस क्षेत्र में जो है जीवों की विविधता होती है, विविध प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अब हम समझते हैं स्थल रूप एवं लोग। तो जिस क्षेत्र की जिस प्रकार की स्थल आकृति होती है, उसी पर्यावरण या क्लाइमेट के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार वहाँ की व्यक्ति की आदतें, संस्कृति या खान पान होता है। जिस प्रकार से राजस्थान या रेगिस्तान रेतीले क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का भोजन समुद्री इलाकों से यानी समुद्र तटों में रहने वाले लोगों से अलग होता है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका भोजन, रहन सहन, संस्कृति पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है। यही कारण है कि जब हम दूसरे देश की संस्कृति देखते हैं और अपने देश की संस्कृति देखते हैं तो इनमें कुछ अंतर होता है। तो ये अंतर का मुख्य कारण ये है कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थल रूप है यानी कि स्थल आकृति है, उसमें रहने के कारण, वहाँ के क्लाइमेट, पर्यावरण के कारण उन व्यक्तियों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान में अंतर होता है। हम अपने पूरे भारत का भ्रमण करके ये देख सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनका रहन सहन, खान पान, जीवन पद्धति किस प्रकार से है, पठारी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का जो है खान पान, रहन सहन किस प्रकार से है, यानी उनकी संस्कृति किस प्रकार से है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार से गुजारते हैं, और समुद्र तटों से नज़दीक रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जीवन स्तर किस प्रकार का होता है। तो किसी भी क्षेत्र की विविधता देखने के लिए जो है हमें पूरे क्षेत्र का जो है भ्रमण करना आवश्यक होता है। और यदि अगर हम भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो आज के समय में मोबाइल है, टीवी है, इसके माध्यम से हम घर बैठे पूरे विश्व के दर्शन कर सकते हैं, यानी पूरे विश्व की संस्कृति को समझ सकते हैं, उनकी स्थल आकृतियों को समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने भारत देश के बारे में, विश्व में हमारे भारत देश की स्थिति क्या है, भारत देश की स्थल आकृति किस प्रकार से है, इन सभी के बारे में जो है अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।